दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 4 धाम यात्रा से जुड़े सवालों के जवाब देने वाला हूं। अगर आप इस साल या जीवन में कभी भी धाम यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिएगा। आपको बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है, 4 धाम यात्रा पर कैसे जाएं? दोस्तों आप देश के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप बाई फ्लाइट देहरादून आ सकते हैं या फिर बाई ट्रेन हरिद्वार तथा ऋषिकेश तक आ सकते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित 4 धाम 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश को पहला पड़ाव कहा जा सकता है। यहाँ रेल, सड़क और हवाई मार्ग से पहुँचने के बाद यात्री 4 धाम यात्रा के लिए निकलते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश किसी भी साधन से आने के बाद सड़क मार्ग द्वारा ही चारों धाम तक जाना होता है। सेकेंड सवाल है, बाई रोड जाने पर बस, कार, टैक्सी, शेयर टैक्सी कहाँ और कैसे मिलेगी? आमतौर पर 4 धाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार अगर 4 धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करेंगे तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। हरिद्वार में बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड लगभग आसपास में ही है और वहीं से ही चारों धाम के लिए बसेस चलती हैं। हरिद्वार मेन बसेस के पास से ही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए बसेज मिल जाएंगी। किराए की बात मैं करूँ तो 500 रुपये तक सभी धामों का किराया होता है। यहाँ से आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाती है और आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी हरिद्वार से कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, चारों धाम पर गाड़ी कहाँ तक जाती है? यमुनोत्री की बात करूँ तो जानकी चट्टी तक अपनी कार और बसेज ले जा सकते हैं। यहाँ से आपको पैदल यात्रा करना होता है। गंगोत्री में ठीक गंगोत्री तक आप अपना व्हीकल्स ले जा सकते हैं, वहाँ कार पार्किंग भी मौजूद है। केदारनाथ में सोनप्रयाग तक ही बस या कार से जा सकते हैं, उसके बाद गौरीकुंड तक इस दूसरे जीप का सहारा लेना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में बस स्टैंड मौजूद है, कार पार्किंग भी मौजूद है, आप सीधे बद्रीनाथ तक कार या बस द्वारा जा सकते हैं। चौथा सवाल यह है, पार्किंग की फैसिलिटी कहाँ पर और कैसी है? यमुनोत्री और गंगोत्री में कार पार्किंग मौजूद है, यहाँ कोई इशू नहीं होगा। केदारनाथ में आप सोनप्रयाग तक जाएंगे, वहाँ भी कार पार्किंग बनी हुई है। वहीं बद्रीनाथ में भी कार पार्किंग 2 से 3 जगह उपलब्ध है, जहाँ भी आपको सूटेबल हो वहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। 5वां सवाल है, रास्ते में पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी पंप कहाँ कहाँ पर हैं? जब आप पहाड़ों पर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ न ही सीएनजी पंप मिलेगा और न ही एलपीजी पंप मिलेगा, आपको डीजल और पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेंगे। यमुनोत्री में पेट्रोल पंप पड़कोट में है। पड़कोट से यमुनोत्री की दूरी 52 किलोमीटर है। उस बीच में कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। गंगोत्री के उत्तरकाशी में काफ़ी सारे फ्यूल स्टेशन हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच की दूरी 98 किलोमीटर है। वहाँ पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूल छोटे मोटे दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। केदारनाथ के गुप्त काशी में पेट्रोल पंप है, इसके बाद आपको पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा। बद्रीनाथ जाते समय पेट्रोल पंप जोशीमठ में मिलेगा, इसके बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। 6वां सवाल है, पैदल ट्रैकिंग चारों धाम में किस धाम पर है? यमुनोत्री में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। आपको 6 किलोमीटर का ट्रैक पैदल, घोड़ा, पिट्ठू या पालकी से कर सकते हैं। गंगोत्री में कोई भी पैदल ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन गंगोत्री से गोमुख जाते हैं तो 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। केदारनाथ में गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। यहाँ भी घोड़े, पालकी, पिट्ठू और खच्चर के ऑप्शन मिल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में कोई भी पैदल ट्रैकिंग नहीं है। अगर आप बद्रीनाथ धाम से विष्णु चढ़ पादुका देखने जाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक कर सकते हैं। अगर माना घूमने जाते हैं या वसुंधरा वाटरफॉल
जाते हैं तो पैडल ट्रैक करना होगा, लेकिन बद्रीनाथ धाम के लिए कोई पैडल ट्रैकिंग नहीं करनी होगी। 7वां सवाल है, क्या छोटे बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं? दोस्तों, यमुनोत्री और केदारनाथ में आप छोटे बच्चों को न ले जाएं तो आपके लिए सही है, लेकिन बहुत से तीर्थयात्री लेकर जाते हैं। मैं छोटे बच्चों को इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये चारों धाम बहुत ही ऊंचाई पर हैं और यहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। श्री केदारनाथ धाम में अधिकांश यात्रियों को ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यहाँ बच्चों को ले जाना सही नहीं है। बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं क्योंकि पैडल ट्रैकिंग नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी जाती है। गंगोत्री धाम भी डायरेक्ट गाड़ी जाती है, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ में ट्रैकिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप भी पूरी सेफ्टी से जाना चाहते हैं तो बच्चों को भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और कुछ पूछने के लिए कमेंट जरूर करें। 8वां सवाल है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? जब हम बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जैसे हेडेक, पेन, वोमिटिंग, चक्कर आना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। अगर ऐसी दिक्कतें आती है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। 9वां सवाल है, कैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचा जा सकता है? केदारनाथ धाम में अधिकांश हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की दिक्कत होती है। यात्रा के दौरान जब भी आपको सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना या वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है तो 20 मिनट के लिए रुक जाएं, रेस्ट कर लें। सर दर्द के लिए पेन किलर यूज करें। सबसे जरूरी बात, यात्रा करते समय अधिक पानी पिए, आपको परेशानी कम होगी। आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार होने से बच सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिए तो। यही कारण है कि मैं बच्चों को यात्रा में ले जाने के लिए मना कर रहा हूँ। 10वां सवाल है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे होता है? क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? जी हाँ, सभी यात्रियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जरूरी केदारनाथ धाम में है। केदारनाथ धाम के सोनप्रयाग में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस बनाया गया है। वहां आप आधार कार्ड दिखाकर आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, जानकी चट्टी, उत्तरकाशी और जोशी मठ, इन सभी जगहों पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। यदि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा शुरू कर रहे हैं या किसी टूर ऑपरेटर के द्वारा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो आप इनके थ्रू ही बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाइए, देन यात्रा शुरू करें। 11वां सवाल है, क्या सीनियर सिटीजन चारधाम यात्रा को जा सकते हैं? यस, बिल्कुल जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम या सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप पैदल यात्रा करने से बचें। आप हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पालकी का इस्तेमाल करें। खास तौर पर अस्थमा और बीपी पेशेंट को बहुत केयरफुल होना पड़ता है। सीनियर सिटीजन चारों धाम की यात्रा करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 12वां सवाल है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चारधाम यात्रा की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। यात्रा सीजन में चारों धाम यात्रा पर आपस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट रहते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से आराम से चारों धाम की यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं। 13 नंबर का सवाल है, होटल, धर्मशाला और डॉर्मेट्री कहाँ और कैसे बुक करें? GNBN डॉर्मेट्री के गेस्ट हाउस हैं, ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और कई धर्मशाला और प्राइवेट होटल्स चारों धाम में हैं जो ऑन द स्पॉट यानी ऑफलाइन बुक किया जाता है। 14वां सवाल है, हेलीकॉप्टर से चार धाम यात्रा की जा सकती है और कितना खर्च आएगा? केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको गुप्तकाशी और फाटा में हेलीपैड उपलब्ध है। यहाँ से आप केदारनाथ धाम के लिए बाय हेलीकॉप्टर यात्रा कर सकते हैं। जब आप केदारनाथ बाय रोड चलते हैं तो रास्ते में ही फाटा हेलीपैड पड़ता है और यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना सबसे अच्छा होगा। अगर आपने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फाटा हेलीपैड के पास ऑफिस है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप चाहें तो वन साइड हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं
या फिर एक साइड से घोड़े पालकी या पिट्ठू से आ सकते हैं। आप चाहें तो राउंड ट्रिप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। राउंड ट्रिप का हेलीकॉप्टर बुकिंग चार्ज 5,000 रुपये है, वहीं एक साइड का 2,500 रुपये टिकट बनता है। 15वां सवाल है, चारों धाम में किस धाम की यात्रा पहले करें? चारों धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से की जाती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ धाम और लास्ट में बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है। 16वां सवाल है, चार धाम की यात्रा कितने दिन की हो सकती है? चार धाम की यात्रा करने के लिए आपको कम से कम 10 दिन चाहिए, बट आप हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं या घोड़े पालकी को यूज करते हैं तो आप 2 दिन कम कर सकते हैं, यानी टोटल 8 दिन का समय लग सकता है। यदि आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो 10 से 12 दिन का समय लग सकता है। 17वां सवाल है, चार धाम यात्रा का सही समय क्या है? चार धाम यात्रा 6 महीने तक होता है, जो मई से शुरू होता है और पूरा अक्टूबर तक यात्रा होता है। यात्रा करने का बेस्ट टाइम मई और जून है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इसके बाद सितंबर अक्टूबर का मंथ बहुत बढ़िया है, वेदर भी पूरा शानदार रहता है और श्रद्धालु कम रहते हैं, दर्शन अच्छे से हो जाते हैं और चीज़ें काफ़ी अच्छी और सस्ती मिलती है। 18वां सवाल है, क्या पैदल यात्रा रात में भी किया जा सकता है? पैदल यात्रा आपको यमुनोत्री और केदारनाथ में देखने को मिलेगी। बहुत कम यात्री ही रात को यात्रा करते हैं तथा वहां बीच रास्तों में पड़ने वाले ढाबे दुकानें बंद हो जाती है। लाइट फैसिलिटी भी बहुत कम है, तो आपको मॉर्निंग में ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। 19वां सवाल है, चार धाम यात्रा में खाने की व्यवस्था कहाँ और कैसी है? सभी धामों पर खाना आसानी से मिल जाता है। केदारनाथ धाम में खाने के प्राइजेस कुछ ज़्यादा हैं, बाकी धामों पर फूड प्राइजेस सही हैं, आपको यहाँ बेसिक फूड ही मिलेंगे। 20वां सवाल है, क्या चार धाम यात्रा बाइक से भी की जा सकती है? जी हाँ, चार धाम यात्रा बाइक से भी की जा सकती है। सावन के महीने में कांवड़ श्रद्धालु बाइक से ही चार धाम यात्रा या 2 धाम यात्रा करते हैं। 21वां सवाल है, क्या सोलो ट्रेवलिंग यानी अकेले यात्रा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये चार धाम यात्रा 10 से 12 दिन का होता है। अगर 2 लोग या ग्रुप में यात्रा करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। 22वां सवाल है, चार धाम यात्रा के लिए कौन सी बाइक या कौन सी कार सही रहेगी? आप कार और बाइक ले जा सकते हैं। आने से पहले अपने वाहन का पूरी तरह मेंटेनेंस करा कर ही आएं। 23वां सवाल है, सबसे अच्छी टूरिज्म एजेंसी चार धाम यात्रा के लिए कौन सी है? देखिए, जितनी भी टूर एजेंसी है वो हरिद्वार या ऋषिकेश में है। आपको यहाँ छोटे से बड़े टूर एजेंसी मिल जाएगी, लेकिन कौन सही है कौन गलत है यह कह नहीं सकते। सभी एजेंसी को यात्रा कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है। 24वां सवाल है, क्या हम चार धाम यात्रा के साथ किसी दूसरे हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जा सकते हैं? जी हाँ, बहुत ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। अगर आप यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा को जाते हैं तो मसूरी हिल स्टेशन जा सकते हैं, वहीं कमटी फॉल, उत्तरकाशी, यमुना ब्रिज घूम सकते हैं। केदारनाथ धाम के बाद चोपटा, मिनी स्विट्जरलैंड और तुंगनाथ मंदिर घूमने जा सकते हैं, और वहीं बद्रीनाथ यात्रा के बाद औली, वैले ऑफ फ्लावर, हेमकुंड घूम सकते हैं। और गंगोत्री जाते समय रास्ते में हर्षिल पड़ता है, हर्षिल बहुत खूबसूरत जगह है। बद्रीनाथ जाते समय जोशीमठ घूम सकते हैं, नीति वैली भी पास में है, यहाँ भी जा सकते हैं। और बद्रीनाथ यात्रा के दौरान पंच प्रयाग में भी दर्शन कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह हैं जो चार धाम यात्रा के दौरान कवर कर सकते हैं। इन सभी जगहों को कवर करने के लिए आपके पास टोटल 15 से 17 दिन का समय चाहिए। 25वां सवाल है, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या अन्य भारत के राज्य के लोग चार धाम की यात्रा कैसे करें? अगर आप किसी दूसरे राज्यों या कहीं दूर से यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप फ्लाइट से देहरादून आ जाएं या फिर दिल्ली एयरपोर्ट आ जाएं, और अगर आप बाई ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाएं। यहाँ से काफ़ी ट्रेन और बसें हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए हैं जो 6 घंटे में पहुँचा देती हैं। यहाँ से चार धाम की यात्रा के लिए शुरू कर सकते हैं। 26वां सवाल है, क्या चारों धाम में दर्शन के लिए टोकन लेना पड़ता है? दोस्तों, साल 2019 तक केदारनाथ में टोकन लिया जाता था। बाहर एक टोकन काउंटर बना हुआ था, वहां से लोग टोकन लेकर ही बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। ये टोकन व्यवस्था लगभग चारों धाम में ही भीड़ के कारण चालू थी। इसके बाद
कोविड-19 के कारण टोकन की जरूरत नहीं हुई क्योंकि श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं। रीजन यह है कि उत्तराखंड सरकार और वहां की हाई कोर्ट इन दोनों का आपसी तनाव है। गवर्नमेंट ओपन करना चाहती है चारों धाम यात्रा, बट हाई कोर्ट ओपन करने का परमिशन नहीं देती है। 27वां सवाल है, चारों धाम यात्रा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। सबसे जरूरी आधार कार्ड है, अगर वोटर कार्ड है तो साथ में रख सकते हैं। फॉरेनर्स साथ में पासपोर्ट जरूर रखें, लेकिन जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है आपको कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट अरेंज करने होंगे। अगर ई पास की ज़रूरत पड़ती है तो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोविड टेस्ट या वैक्सीन डोज 1 और डोज 2 सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ये भी साथ में लाना होगा। ये टोटली डिपेंड करेगा कि यात्रा करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है। 28वां सवाल है, चारधाम यात्रा पर क्या क्या लेकर जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिसिन किट, ये हमेशा अपने साथ रखें। वैसे चारधाम यात्रा पर डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन अपनी पर्सनल मेडिसिन किट अपने पास रखेंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चारधाम यात्रा के लिए गर्म वस्त्र बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी महीने में यात्रा के लिए जाएं। रेनकोट साथ में अवश्य ले जाएं, बारिश के दौरान यात्रा करने में रेनकोट काफ़ी सहायक है। ट्रैकिंग शूज ले जाएं, स्लीपर पहनकर या नंगे पांव यात्रा कभी ना करें। सभी जरूरी चीज़ें यात्रा के दौरान वहां मिल जाती हैं। साथ में खाने पीने की चीज़ें लेकर चलें, क्योंकि जगह जगह पर खाने की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। 29वां सवाल है, बरसात के मौसम में चारधाम यात्रा करने पर क्या परेशानी आएगी। जुलाई और अगस्त का महीना बारिश का महीना होता है, इसे मानसून सीजन भी कहा जाता है। उत्तर भारत में जुलाई और अगस्त में भारी बारिश होती है। अगर आप चारधाम यात्रा इन दोनों महीनों में करते हैं तो रेनकोट, छाता, ये सभी चीज़ें जरूर लेकर जानी चाहिए। और यात्रा की ड्यूरेशन 10 दिन से 12 दिन करना होगा, क्योंकि कई जगह रास्तों में लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से रोड्स जाम हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इसके कारण दिक्कतें काफ़ी होती है, टाइम काफ़ी खराब होता है और रिस्की भी होता है। पूरे रास्ते बारिश का सामना करना पड़ता है। 30वां और लास्टवां सवाल है, चार धाम में कुल कितना खर्चा हो सकता है। दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है आप यात्रा कैसे करते हैं। अगर आप लग्जरी तरीके से करते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप नॉर्मल वे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना चाहते हैं तो खर्चा कम होगा। हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। पैदल यात्रा करते हैं तो काफ़ी कम बजट में हो जाता है। घोड़ा, पालकी या पिट्ठू से यात्रा करते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। ये टोटली आप पर निर्भर करता है कि यात्रा आप पैदल करना चाहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर, घोड़ा और पालकी से। ये टोटली डिपेंड ट्रांसपोर्टेशन पर आप कैसे खर्च करते हैं। पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। पब्लिक बसेज या शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे तो कम खर्चा में हो जाता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो अराउंड 10 से 12 हज़ार में चारों धाम की यात्रा कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और लग्जरी स्टाइल से यात्रा करना है तो अराउंड 30 हज़ार में हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इसके बावजूद भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के लिए जो भविष्य में कभी भी चारधाम यात्रा की प्लानिंग करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगी है, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो बनाते रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ।